अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सहरिश, आपकी केमिस्ट्री टीचर। और मेरे साथ आप लोग मिलके पढ़ते हो दो सब्जेक्ट, लेकिन फिलहाल टाइम है आपका केमिस्ट्री पढ़ने का। और केमिस्ट्री में हम लोग आजकल डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 विच इज मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स। सो मैक्रोमोलिक्यूल्स की अगर हम बात करें सो उससे पहले साल एजेंड हैं, काइंडली अपना असल नाम भी ज़रूर बताया करें। और अमीनुर रहमान हमें अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और शिजा भी हमें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं हूँ बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर्दी बढ़ती जा रही है, आपने नोटिस किया कि आज सुबह से काफ़ी फॉगी वेदर था। सो आप सब खैर खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रखिए, छुट्टी नहीं करनी क्योंकि लास्ट डेज हैं और हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। सो आई वांट यू ऑल पीपल टू बी हियर। ठीक है, क्लियर है बात? सो लेक्चर की हम बात कर रहे थे। हमने मैक्रोमोलिक्यूल में अभी तक सिंथेटिक फाइबर्स सबसे पहले पढ़े थे कि सिंथेटिक कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं हमारे पास। देन हम लोगों ने बायोपॉलीमर्स की तरफ आए कि हम जो जानदार हैं हमारे अंदर कौन कौन से बायोपॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फिर हमने पढ़ा प्रोटीन, फिर हमने डिस्कस किया लिपिड्स, फिर हमने न्यूक्लिक एसिड। और आज हम चीज़ पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स की ही एक आप कह लो टाइप है विच इज इंजाइम्स। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस करने हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स डिस्कस करने से पहले चलते हैं जी, आपके ख्याल में एंजाइम्स क्या है? और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप में से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पर अमीनुर रहमान और साल एजेंड, आप प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं या प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, ताकि मुझे पता हो कि मैंने आपको कहाँ किस लेवल तक समझाना है। लाइक अगर आप तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो फिर तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, लेकिन अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हालांकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने 9th क्लास में एंजाइम्स का चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ा होना है। सो एंजाइम्स का चैप्टर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बड़ा आसान सा था। मेरा तो फेवरेट होता था, छोटा सा चैप्टर था, 4-5 टॉपिक थे उसके अंदर, फटाफट से याद हो जाता था और इजी भी था, समझना भी उसका आसान था। सो आपको क्या लगता है कि एंजाइम का टॉपिक कैसा था? आपके ख्याल में क्या है? जी फैजान है हमारे साथ। जी फैजान, मास्टर ऑफ मैथ एंड बायो बोथ, कैसे हैं आप? और आपका एंजाइम्स के बारे में क्या ख्याल है जी? एंजाइम्स क्या होते हैं? जी चले एंजाइम को करें आप लोग डिफाइन, और आपको दिखाते हैं एक पिक्चर जो जिससे आपको समझ आ जाएगा कि जी हमारे पास एंजाइम्स क्या हैं। इसके अलावा मुकद्दस हमें अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। अमीन रहमान ने कहा है ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है। ठीक है जी। मोहम्मद फिजान भी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, साले ने आप जरूर बता दें। और शिजा और मुकद्दस तो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। फिजान अस्सलाम वालेकुम बोले, वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे पास एंजाइम की ये पिक्चर जो है ना, ये दी हुई है, ये हमें बताता है कि एंजाइम होते क्या हैं। एंजाइम वो होते हैं जो आपकी कोई भी रिएक्शन है उसको चाबी दे देते हैं, उसको फास्ट कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स क्या हैं अगर हम इन्हें केमिकली डिफाइन करें? एंजाइम्स कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्शन कैटलिस्ट। ये एक रिएक्शन कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो आपके पास रिएक्शन को स्पीड अप कर दे। ठीक है, जो स्पीड अप चीज करे उसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, of biological system produced by living cells and are capable of catalyzing chemical reaction, कि केमिकल रिएक्शन को वो स्पीड अप करते हैं ताकि हमारी बॉडी में जल्दी से वो काम हो जाए। जी हमें किस किस ने आंसर दिया अभी? ओके, ओहो मुकद्दस, आई नो यू आर सैड कि आज आपकी टीचर्स नहीं थी और पहली दफा पहला लेक्चर ही मेरा हो गया, मतलब टीचर दिख गई। चले, अच्छी बात है। और सीधा ने कहा सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक है। दे आर बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट जो कि आपके बॉडी में जितने भी रिएक्शन हो रहे हैं उनको स्पीड अप कर देते हैं। लाइक आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाती है। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और सेल्स के पास ले जाते हैं। सेल्स के पास है ग्लूकोज, ये वहां जाके ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ठीक है, अब वो जो तोड़ने का प्रोसीजर है और वो जो रिएक्शन होगा वो कैटालाइज्ड होगा। किससे कैटालाइज्ड होगा? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम आएंगे, वो कहेंगे हम आपकी मदद करते हैं रिएक्शन करवाने में, ग्लूकोज को तोड़वाने में, ताकि आपको एनर्जी मिले। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो बनता ही है, लेकिन एनर्जी भी आती है उससे। देन हमारे पास और क्या हो सकता है? आप
मैं ये जितने भी हाथ हिलाती रहती हूँ, जो बोलती रहती हूँ, ये क्यों है? क्योंकि मेरी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स टूट रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड टूट रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट टूट रहे हैं। सो उनके टूटने से जब भी बॉन्ड टूटता है तो क्या एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सो जब भी धमाका होता है तो फिर धमाके की एनर्जी बड़ी ज्यादा होती है। तो जब भी आपके पास बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो एनर्जी हम लोग यूज करते हैं बातें करने में, आप लोग टाइप करने में, मैं बोलने में, ठीक है। सो एंजाइम्स का क्या है, एंजाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं और इनके आखिर पे हमेशा क्या आता है, एज वर्ड आता है। लाइक अगर आप ग्लूकोज या आप फिर लेक्टोज के लिए स्पेशल कर लो, ठीक है। लेक्टोज क्या है, आपकी मिल्क शुगर। अब इसके लिए एंजाइम क्या होगा, लैक्टेज, ऐसा ही है ना। अब मुझे ये बताओ कि अगर आपके पास प्रोटीन है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम होगा? ओके, ऐसा लेजेंड है। ओके, यू आर नबील जी। अब आपने अपना राइट नेम बताया ना जी, नबील। आप वैसे प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या प्री मेडिकल के स्टूडेंट है? और मुकद्दस से हमें आंसर दिया है, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। वेरी नाइस, कि ये प्रोटीन है जो अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट जो कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। वेरी नाइस, गुड। सो क्वेश्चन है मेरा कि प्रोटीन के लिए कौन से एंजाइम होते होंगे। लाइक हमने हर एक के एंड पे क्या लगाना है, एज वर्ड लगाना है, और सब मुझे एक एक बताएंगे जी। फैजान मुझे बताएगा अगर आपके पास डीहाइड्रोजिनेशन हो रही है सो इसके लिए कौन सा एंजाइम होगा। ये है फैजान का क्वेश्चन, ठीक है। नाम लिख देती हूँ, ये फैजान का है। ये मेरे पास नबील के लिए क्वेश्चन है कि प्रोटीन के लिए कौन सी, कैपिटल एफ। अभी मुझे फैजान ने कहना है मैडम मेरा नाम कैपिटल एफ से लिखें, है ना फैजान। देन मुझे मुकद्दस बताएंगी कि अगर आपके पास प्रोटीन, अगर आपके पास सॉरी ऑक्सी रिडॉक्स रिएक्शन है, सो आपके पास कौन से एंजाइम्स हो सकते हैं, ठीक है। और शिजा के लिए क्वेश्चन है, शिजा आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास प्रोडक्ट है, लाइक कौन सा प्रोडक्ट दें आपको, लिपिड्स, लिपिड्स है, लिपिड्स हैं, तो उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा। सो सब अपनी अपनी बारी पे बताएं कि क्या हमारा नाम क्या 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 हो सकता है, क्या क्या एंजाइम्स हैं इनके। और फैजान, व्हाई आर यू लाफिंग, क्या हुआ है आपको? हाँ, नाम बताया है नबील, नाम बड़ा अच्छा नाम है, इस पे हंसने वाली क्या बात थी? जी आपके जवाबात का इंतजार कर रही हूँ कि किसके लिए कौन सा एंजाइम है। नबील, मुकद्दस, शिजा और फैजान जल्दी जल्दी मुझे आंसर्स दें कि क्या क्या आंसर्स हैं इनके। चले आंसर्स तो आप में देना है, मैंने नहीं इसके आंसर्स का नाम बताने कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं। देखते हो कौन कितनी जल्दी अपने क्वेश्चन पकड़ता है और हमें आंसर करता है, ठीक है। सो आगे इनकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। सो सबसे पहले ये होगा कि ये चूंकि मैक्रोमोलिक्यूल है तो डेफिनेटली इनका मोलेकुलर मास कैसा होगा, बहुत ज्यादा बड़ा होगा। लाइक ये छोटे मॉलिक्यूल या बड़े मॉलिक्यूल हैं तो मोलेकुलर मास क्या होगा, हैवी होगा, भारी होगा। एंड दे कैन बी इनटू मिलियंस। मिलियंस में कितने जीरो आते हैं ये तो हमें फैजान बताएगा जी, मिलियन में कितने जीरो आते हैं। ओके, वाओ, नबील आपके क्लास फेलो है, वेरी नाइस। बेंच फेलो, वाओ, ग्रेट। अच्छा हुआ आप अपने फ्रेंड को ले आए, लेकिन अब यहाँ गप्पे नहीं लड़ानी, पढ़ना है हमने, ठीक है। आपने मुझे अभी तक आंसर नहीं किया, फैजान और नबील दोनों ने, कि अभी इसका आंसर जो जो मैंने आपसे एंजाइम पूछे थे, ना ही मुकद्दस और शिजा की तरफ से भी आंसर आया। जल्दी जल्दी मुझे आंसर दें। फिर मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा है फैजान कि मिलियंस में कितने जीरो होते हैं, ठीक है। सो उसके बाद दूसरी चीज़ है, ये बड़े स्पेसिफिक होते हैं। लाइक अभी अगर आप यहाँ पे मैंने प्रोटीन्स की बात की है जो मैंने आपसे पूछे हैं, लाइक अगर डीहाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन है तो उसके लिए एक अलग एंजाइम होगा, अगर लिपिड है तो उसके अलग एंजाइम होंगे, प्रोटीन है तो जिस जिस टाइप की प्रोटीन होगी हर प्रोटीन का अपना अलग एंजाइम होगा। इसी तरह रिडॉक्स रिएक्शन है तो रिडॉक्स रिएक्शंस के अलग अलग एंजाइम होंगे, ठीक है जी। सिर्फ ये बताना है कितने जीरो होते हैं, लिखा आपने बिल्कुल ठीक है, जरा ये जीरो गिन के भी बता दें कि कितने जीरो हैं ये, ठीक है।
हम क्या कह रहे हैं, ये बड़े स्पेसिफिक हैं। लाइक अगर मैं इस एंजाइम की बात करूं, ये एंजाइम सिर्फ राउंड चीज़ों को ही अपने अंदर एडजस्ट कर सकता है और कैटालिसिस कर सकता है। मैकेनिज्म इसका बाद में देख लेते हैं, ठीक है। देन ये आपके पास ट्राइंगल शेप है, तो इसके अंदर वही चीज़ें आके या वही सबस्ट्रेट आके, सबस्ट्रेट कहते हैं हम जो चीज़ एंजाइम के साथ जाके जुड़ती है और टूटती है, ठीक है। जिस चीज़ पे रिएक्शन होना होता है उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं। जी फैजान 6 0 होते हैं, बिल्कुल ठीक है आपने। देन हमारे पास ये हेक्सागोनल है, तो हेक्सागोनल जो 6 कोनों वाली जाके अपनी जगह पे होगी। तो सबस्ट्रेट इज वेरी स्पेसिफिक, हर एक सबस्ट्रेट का मोलेकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट है, केमिकल फार्मूला डिफरेंट है, इसलिए हर एंजाइम के पास एक ऐसी जगह होती है जहां पे आके ये सबस्ट्रेट अटैच होते हैं, और उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम कहते हैं एक्टिव साइट, द साइट एट विच द सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू एंजाइम। सबस्ट्रेट क्या है, जिसका रिएक्शन होना है, ठीक है। एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा है, आपका जो स्पीड अप है रिएक्शन का वो 10⁻20, मतलब 10 की पावर 20 के हिसाब से 20 गुना उसको ज़्यादा, नॉट 20 गुना, कितना बन जाएगा 10 के साथ 20 जीरो हो तो वो आप काउंट कर लो, उतने गुना ये इंक्रीज कर सकता है, बिलियन टाइम्स इंक्रीज हो सकता है आपका रिएक्शन अगर आपके पास एंजाइम मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पहले इसने खुद ब खुद ही टूटना है, जैसे मर्जी ये टूटे, इसकी एनर्जी पहले गेन करता रहेगा फिर टूटेगा। ये एक्टिव साइट क्या करती है, इसको वो एनर्जी देती है ताकि ये रिएक्ट करे और आसानी से टूट जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है दे आर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एक प्रोटीन है हमारे पास, ठीक है, एक होती है फाइब्रस, एक होती है ग्लोबुलर। जो हमारे बाल है ना, ये प्रोटीन है ना, ये फाइब्रस है, फाइबर्स की फॉर्म में, धागों की फॉर्म में है। ग्लोबुलर प्रोटीन है जो हमारे गोश्त है हमारा, ठीक है, ये सारा क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो ये भी क्या है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, इनके अंदर लॉन्ग थ्रेड्स नहीं है बल्कि गोल है, इसलिए ग्लोबुलर कहते हैं। देन दे हैव एन एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्या होती है, जो जहां जहां ये आके सबस्ट्रेट बाइंड होगा वो साइट क्या होगी, एक्टिव साइट, ठीक है। एक्टिव जहां पे रिएक्शन हो रहा है, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, यहाँ नहीं हो रहा, तो ये क्या है, ये एक्टिव साइट नहीं है। एक्टिव साइट क्या है, जहां पे आपका रिएक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है बात। देन आपके पास आ जाता है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, कभी कभी एंजाइम अकेला काम नहीं कर सकता, ठीक है। लाइक आप बहुत लाइक भी हो तो आप अपने ओन पे नहीं पढ़ सकते हो, आप में भी आपको किसी फ्रेंड की जरूरत पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आप आके अटक जाओगे, या मुझे ये क्वेश्चन समझा दे किस तरह से करना है, ये एक फार्मूला समझा दो। वो क्या करेगा, वो आपको समझाएगा, तो वो आपका साथी है, उसकी मदद के बगैर मतलब आप मास्टर्स नहीं कर सकते हो। वो क्या है, आपका को फैक्टर है। कभी कभी एंजाइम जो है वो खुद काम नहीं कर सकते हैं, इनको किसी ना किसी हेल्प की जरूरत होती है, तो उसको हम बोलते हैं को फैक्टर्स। और को फैक्टर आपके पास आयंस भी हो सकते हैं, मेटल्स होते हैं, लाइक मैग्नीशियम देख लो, जिंक देख लो, ये बहुत कॉमन है हमारी बॉडी में, जितने भी मिनरल्स हैं ये सारे का सारे को फैक्टर्स हैं एंजाइम के। लेकिन हर एंजाइम का अपना को फैक्टर होता है, हर एंजाइम का को फैक्टर जिंक नहीं है, हर एंजाइम का को फैक्टर जो है वो मैग्नीशियम नहीं है, ठीक है, या आयरन नहीं है। दो दे हैव को फैक्टर्स बट हर एक का वो नहीं होता। इसी तरह को फैक्टर कभी कभी लूजली अटैच होते हैं और कभी कभी टाइटली बाउंड होते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि मैं फिर आखिर में बाद में जरा 2 टर्म्स डिफाइन करूँ। अगर क्लियर है तो फिर भी बता दो, क्वेश्चन है तो फिर भी बता दें, ठीक है। ठीक है जी, आगे आपके पास आ जाता है एपो एंजाइम। एपो एंजाइम क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बात की आपको को फैक्टर चाहिए, ये एंजाइम था, ठीक है, ये एंजाइम था, ये अभी इनएक्टिव फॉर्म में है। जब तक इसके साथ आके को फैक्टर नहीं लगेगा ये अपना रिएक्शन नहीं करेगा। एपो एंजाइम इज योर स्लीपिंग एंजाइम्स, जिसको कौन नींद से आके उठाता है, को फैक्टर। एपो एंजाइम क्या है, आपका स्लीपिंग एंजाइम है, जो कि क्या करता है, जो कि आके एंजाइम को जगाता है, उठो काम करो। और होलो एंजाइम क्या होता है, ये होता है आपका एपो एंजाइम अलोंग विद इट्स को फैक्टर, यानी कि जागा हुआ एंजाइम, ठीक है।
सो एपोएंजाइम क्या है? स्लीपिंग एंजाइम विच इज इनएक्टिव बेसिकली, जब तक उसके साथ कोफैक्टर नहीं लगेगा वो एक्टिव नहीं हो पाता है, और अगर उसके साथ कोफैक्टर आकर अटैच हो जाए, वो एक्टिव फॉर्म में आ जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? होलो एंजाइम। ठीक है, क्लियर है? देन आपके पास क्लासिफिकेशन आ जाती है। ये क्वेश्चन मैं कब से पूछ रही हूँ, कोई मुझे बता नहीं रहा, बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आंसर्स तो दिया करें, ऐसा लगता है जैसे सो गए हो, सो उठ जाओ, उठ जाओ, रात है, अभी रात आनी है सोने के लिए, उठो जागो। अब ये भी नहीं कह सकती मैं सुबह हो गई है, ये कह सकती हूँ क्लासेस हो रही है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री में कौन सोता है? केमिस्ट्री सोने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सोओगे तो फिर आपके मार्क्स सो जाएंगे, फिर मार्क्स भी सो जाएंगे, मार्क्स नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो IUB है, IUB इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिससे आपके पास IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। सो ये आपकी बायोकेमिस्ट्री की इंटरनेशनल यूनियन है, और बायोकेमिस्ट्री एक अलग से ही सब्जेक्ट है, बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से कि आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पढ़ते हो, प्लांट्स। और ओके फैजान, रिपीट क्या करना है वैसे? रिपीट तो मैं कर, ऐसा लगता है फैजान है ना टाइप करके रखा था, मैम रिपीट प्लीज। ये नहीं बताते रिपीट करना क्या है, ये भी तो बताया करो कि क्या चीज समझ नहीं आई है। सो आपके पास जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री थी, उसने क्या किया? उसे सर्टेन क्लासेस दी हैं, 6 क्लासेस दी हैं। पहली क्लास में रिडॉक्स रिएक्शन को कैटालिसिस है, ठीक है, यानी कि आपके पास कैटालिसिस होती है किसकी? रिडॉक्स रिएक्शन, ये कैटालिसिस भी बोलते हैं कुछ लोग। रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन है। सो ऐसे एंजाइम्स जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पूछा था मुकद्दस से, सो उनको हम बोलते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज। ठीक है, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम्स, और एंजाइम्स के एंड पे हमेशा क्या आता है? एज। ओके मुकद्दस, इसका मैं आंसर देती हूँ, आपका क्वेश्चन मुझे आ गया समझ। ठीक है, सो देन दूसरा है ट्रांसफरेज, कोई चीज लेके जानी हो, आनी जानी हो, कोई फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफर करना हो, सो ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं उनको हम ट्रांसफरेज बोलते हैं। सो दीज एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट अ चेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप सच एज फॉस्फेट और असाइल ग्रुप बिटवीन 2 कंपाउंड्स। असाइल ग्रुप होता है C+O। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फो ट्रांसफरेज, यानी कि आपके पास फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर हुआ है, इसे असाइल ट्रांसफरेज, कि आपके पास असाइल ग्रुप जो है वो ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, किसी चीज को ट्रांसफर करने के लिए आपके पास क्या है? आपके पास ट्रांसफरेजेस हैं। देन आपके पास आ जाता है हाइड्रोलिसिस, इसका मतलब है इन्होंने क्या करनी है? हाइड्रोलिसिस करवानी है। हाइड्रोलिसिस इज डेफिनेटली फॉर हाइड्रोलिसिस, पानी की मदद से किसी चीज को तोड़ना है। सो दे इंक्लूड प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस आर फॉर प्रोटीन्स कॉल्ड एज प्रोटोलिटिक एंजाइम। फैजान होश में आओ, मैट्रिक करके आयो ना, पढ़ा होगा आपने। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, वो क्लियर हो जाएगा कि क्या इसका इंट्रोडक्शन था। ठीक है, देन लाइसिस। लाइसिस होता है आपके पास वो एंजाइम्स जो कि आपके पास डबल बॉन्ड को रिमूव, जो कि एक बॉन्ड इंक्रीज करते हैं आपके पास। सो दीज एंजाइम्स कैटालाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड टू डबल बॉन्ड एंड रिमूवल ऑफ दीज टू फॉर्म डबल बॉन्ड। यानी कि इन्होंने वहां पे या तो अनसेचुरेशन करवानी है या फिर सेचुरेशन करवानी है। अनसेचुरेशन और सेचुरेशन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या बायोकेमिस्ट्री में लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल बॉन्ड्स या फिर सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। जबकि आपके पास नॉर्मल, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री में चले जाओ तो फिर वहां पे सेचुरेशन जो होती है वो सोल्यूशन की फॉर्म में आ जाती है। सो वो होती है आपके पास कि आपके पास सॉल्वेंट की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, चूंकि हम केमिकल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, मोलेकुलर स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसमें बॉन्ड्स आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल है इसकी फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेजेस, फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरोल ग्रुप, इसने इन दोनों पे एक्ट किया, इनके दरमियान डबल बॉन्ड को एस्टेब्लिश करवा दिया किसी ना किसी चीज को निकाल के। देन आपके पास आते हैं आइसोमरेजेस, दो एक जैसी शेप को तख्लीक देने वाले, दो तकरीबन क्या कहूंगी मैं, जैसे आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज है, दोनों का केमिकल फार्मूला एक है। ठीक है, अगर आप, लेकिन उन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक के पास कीटोन ग्रुप है, एक के पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आपको मिल जाएगा डिफरेंस हमारे कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में। आपने वो जाके वीडियो देखनी है कार्बोहाइड्रेट वाली, और फिर उसमें आपने क्या करना है, ये समझना है कि आपके पास ग्लूकोज और फ्रुक्टोज किस तरह एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। सो दीज एंजाइम कैटालाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल टू यील्ड आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ
सबस्ट्रेट यानी कि आइसोमर्स बनाते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ इज अ कन्वर्जन ऑफ फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड। सो आपके पास इन दोनों का केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल फार्मूला एक है, मोलेकुलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा पर उतने ही मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही एटम होंगे कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। सो इसके लिए फ्यूमेरिक है क्योंकि सो इसके लिए फ्यूमारेज यूज होगा। इसी तरह अगर लिपिड है तो उसके लिए लाइपेज यूज होगा। इसी तरह अगर आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेज होगा, ग्लूकोज है तो ग्लूकेज होगा, देन अगर फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टेज होगा, माल्टोज है तो माल्टेज होगा। सो आपने क्या करना है, जो भी आपका सबस्ट्रेट होगा उसके आगे एज लगाना है। सो लाइगेज का एंजाइम आप लोगों को नहीं याद होगा, अगर आप स्टूडेंट हो बायो के तो आपको बड़े अच्छे से याद होगा, ओकाजो की फ्रेगमेंट्स बनते थे, उसमें लाइगेज एंजाइम होता था जोड़ने वाला, ठीक है, लाइगेज कहते हैं जोड़ने वाले को। सो दीज एंजाइम लिंक टू मॉलिक्यूल्स टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड्स, किसी चीज को ये जोड़ता है। सो एसिटाइल एस-CoH ये हम लोगों ने यूरिया साइकिल में पढ़ा हुआ है। सो बायो के स्टूडेंट इसको इजीली समझ सकते हैं, एसिटाइल एस-CO एंजाइम याद है आपको। और उसके बाद कार्बोलेजेस, कार्बोक्सिलेजेस एंड सक्सीनिक थायोकाइनेज, ये सारे के सारे एंजाइम आपके यूरिया साइकिल में आते हैं, ठीक है। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है बायो का, सेकेंड ईयर का, जिसमें आपने ये पढ़ा है। ओके फिजान आपने अभी बात की कि आप एंजाइम का इंट्रोडक्शन रिपीट कर दें, तो ये जो अभी मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ूंगी ये उसके इंट्रोडक्शन की डिटेल है, ठीक है। सो आपको वो जो इंट्रोडक्शन है वो मिल जाएगा। पहली बात ये है स्पेसिफिसिटी, बहुत स्पेसिफिक है। जैसे अभी मैंने बात की, आपको ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज केस चाहिए होगा, ठीक है, प्रोटीनेस के लिए प्रोटीएस चाहिए होगा, लिपिड के लिए लाइपेज चाहिए होगा, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम चाहिए होंगे। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक इन एक्शन। जैसे फिजान को समझाने के लिए फिजानेज चाहिए होगा, ठीक है। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये वाली ऑक्सीडो रिडक्टेज जो रिडॉक्स रिएक्शन को कवर करते हैं, ठीक है, और उसे ट्रांसफरेज जो किसी ग्रुप को ट्रांसफर कराते हैं, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करा रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, फॉस्फो ट्रांसफरेज, ठीक है। देन आपके पास आता है हाइड्रोलेज, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, किसी चीज को तोड़ते हैं। सो प्रोटीएजेस में ये होता है, हाइड्रोलिसिस होती है। सो अमूमन आपके जितने भी प्रोटीन एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन पे एक्ट करते हैं वो इसमें आते हैं। लाएज होते हैं जो कि डबल बॉन्ड को या तो बनाते हैं या डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं। सो उसमें आपको एग्जांपल दी हुई है फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की। देन आइसोमरेज जो कि एक दूसरे के आइसोमर बनाएंगे, लाइक जिस तरह आपके पास ग्लूकोज है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसका अलग एंजाइम होगा। इस अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है फ्यूमेरिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो चूंकि ये फ्यूमेरिक है सो इसका एंजाइम क्या होगा, फ्यूमारेज, ठीक है, क्योंकि एंड पे एंजाइम के क्या लगता है, एज वर्ड लगता है। देन लाइगेज एंजाइम जो होते हैं वो किसी को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो अगर मॉलिक्यूल्स को जोड़ना हो, यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप है और को एंजाइम है तो उनको जोड़ना हो तो हम लाइगेज यूज करते हैं। इसी तरह सक्सेनिक थायोकाइनेज या कार्बोक्सिलेज को जोड़ना हो तो हम उसके लिए लाइगेज एंजाइम यूज करते हैं, दो या उससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को जोड़ने के लिए, ठीक है। सो अब आपके पास है स्पेसिफिसिटी। फिजान आपने जो इंट्रोडक्शन कहा था वो डिटेल से आप सुन लीजिएगा, ठीक है। स्पेसिफिसिटी होती है एंजाइम्स स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। अभी जैसा मैंने बात की, हर सबस्ट्रेट का अलग से एंजाइम है, which mean that an enzyme will act only one substrate। सबस्ट्रेट होता है जिसके ऊपर इसने एक्ट करना है, लाइक अगर ग्लूकोज को तोड़ना है, अगर फेमैलिक एसिड को तोड़ना है, अगर फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कराना है, जिस चीज पे ये एक्ट करेगा उसको सबस्ट्रेट बोलेंगे। और अ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट हेक्सोकाइनेज, ये हेक्सो मीन 6 कार्बन वाली जितनी भी आपके पास कार्बोहाइड्रेट होंगी ये उस पर एक्ट कर देगा। कैटालाइज द कन्वर्जन ऑफ हेक्सोसिस यानी कि 6 कार्बन शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मेनोज, ये सारी 6 कार्बन वाली हैं। सो इनको ये इजीली मैनेज कर सकता है। देन आपके पास है प्रोटीन नेचर, ये सारे के सारे प्रोटीन नेचर के होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन था मुकद्दस का एक कि मैम एंजाइम्स और प्रोटीन्स वैसे क्यों रिलेटेड हैं, क्योंकि एंजाइम्स अब देखो आपके पास हार्मोन्स भी तो है ना, आपकी बॉडी में सर्टेन हार्मोन्स बनते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो प्रोटीन्स ही हैं असल में। स्टेरॉइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं,
डिफरेंट प्रोडक्ट्स से मिलकर बने हुए हैं। सो होता क्या है आपकी बॉडी में, आपकी जो बॉडी है हर चीज़ को अलग तरह से लेती है। लाइक आपके नेल्स भी प्रोटीन है, आपके बाल भी प्रोटीन है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। इंसान आपका गोश्त भी प्रोटीन है, ये भी एक अलग तरह की प्रोटीन है। सो देयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स विच हैव डिफरेंट फंक्शन। सो यहाँ पे इसलिए ये रिलेटेड है, ठीक है। और प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड डिफरेंट हो सकते हैं ना, और एंजाइम के डिफरेंट बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उनकी तरतीब डिफरेंट है, तभी हर एंजाइम डिफरेंट है। सो चूंकि वो अमाइनो एसिड की लाइक आप समझ लो आपके पास ABC से लेकर Z तक है, आप इनके ढेरों ढेर तरतीबें बना सकते हो। आप A को 1000 दफ़ा रिपीट कर सकते हो, B को दरमियान में 1 दफ़ा लिख सकते हो, ठीक है। सो आप अगर ज़रा सी भी तरतीब इधर से उधर कर दोगे, आपके पास एक नई किस्म की प्रोटीन बन जाएगी। काफ़ी इतना बोलना। सो होता ही है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोटीन थी ABCDEFABC, ये आपकी प्रोटीन थी। अब क्या हुआ, आपके पास प्रोटीन एक नहीं आ गई ABCDDEEFG, ये एक अलग तरह की प्रोटीन है। सो आपके पास अमाइनो एसिड की तरतीब डिफरेंट होती है, ठीक है। कोई अमाइनो एसिड बार बार रिपीट होता है, कोई बिल्कुल रिपीट नहीं होता है। सो वो क्या है, वो आपके पास डिफरेंट प्रोटीन आएगी और डिफरेंट उसका फंक्शन होगा, ठीक है। सो प्रोटीन नेचर है, दे आर प्रोटीन इन नेचर, दे आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल्स, हर सेल से प्रोड्यूस होता है, बट एक्ट इन वीवो, सेल के अंदर या सेल के बाहर, इन विट्रो एंड इन वीवो, ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन। सो मोस्टली ये रिवर्सिबल है रिएक्शन, आपके पास अगर एक दफ़ा बन जाए तो आप उसको वापस लेके जा सकते हो रिएक्शन को। सो दे आर रिवर्सिबल, ठीक है। देन आपके पास है आइसो एंजाइम्स। आइसो का मतलब होता है सेम एंजाइम्स। ओके, हमारे पास जो एंजाइम है ना ग्लूकोज तोड़ने के लिए, वो गाय के पास भी है, लेकिन जो गाय और भैंसों के पास ग्रीन वेजिटेबल्स को तोड़ने के लिए एंजाइम है, सेलुलोज को तोड़ने के लिए, ठीक है। सेलुलोज जो है ये कहाँ प्रेजेंट होती है, पत्तों में, ठीक है। और ये जो एंजाइम है, ये जितने भी घास फूस खाते हैं ना जानवर, ये उन सब के पास प्रेजेंट होता है सेलुलेज एंजाइम, इसलिए ये आराम से चारा खा लेते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में ये एंजाइम सेलुलेज नहीं है। सो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी सेलुलोज को नहीं तोड़ सकती है, इसकी मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती है, ठीक है। सो फंक्शन एक ही होता है, हर जगह डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। आइसो एंजाइम, दीज आर द एंजाइम फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आइसो मीन्स सेम एंजाइम which catalyzes the same reaction but are chemically and physically distinct from each other। एक ही रिएक्शन करते हैं, लाइक मैं आपको कहती हूँ कि आपके पास हेक्सोकाइनेज है और ग्लूकोकाइनेज है, ठीक है। अब दोनों है तो दोनों ही 6 कार्बन के लिए, लेकिन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा कि मे बी दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट दे आर डूइंग द सेम रिएक्शन। ये 6 कार्बन वाले पे ही क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तो कोई मसला है तो जल्दी से बताएं, फिर इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीजेस। लाइक आपकी बॉडी में चूंकि एंजाइम्स हैं, ठीक है। सो अगर एंजाइम लेवल लो हो तो आपकी बॉडी में वो रिएक्शन नहीं होगा, आपकी बॉडी को रिएक्शन करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। सो अगर एंजाइम ना हो, लाइक आपके पास जैसा हम हार्मोन्स कहते हैं, इंसुलिन हार्मोन है हमारी बॉडी में जो कि ग्लूकोज की अमाउंट को डिटरमिन करता है। अगर ये हार्मोन ना हो तो फिर क्या होगा, बंदे को शुगर हो जाती है, उसका शुगर लेवल हमेशा हाई रहता है। सो इसी तरह आपके एंजाइम्स भी यही काम करते हैं, ये आपकी बॉडी को रेगुलेट करवाते हैं। अगर ये एब्सेंट हो तो आपकी बॉडी क्या होती है, एबनॉर्मल तौर पे बिहेव करना शुरू कर देती है। सो सम एग्जांपल्स आर अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है इन रिकेट्स, जो कि हड्डियों की बीमारी है, ठीक है।
नहीं फिजान, इनके स्ट्रक्चर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हाँ, अगर आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे मेरी तरह तो आप इन सबके स्ट्रक्चर भी याद करोगे कि कहाँ पे कौन सी प्रोटीन होती है। बायोकेमिस्ट्री जिसको लगता है ना बड़ी आसान है, ये तो अभी आपको ABC पढ़ा रहे हैं अभी तो उन्होंने आपको 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड भी बनाने सिखाया नहीं आपको बायोकेमिस्ट्री के। बायोकेमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी टफ, ट्रस्ट मी। ओ शिजा मैं आपको बता देती हूँ, आपको बल्कि समझ आ जाएगी, आप तो बायो के स्टूडेंट हो, समझ आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। मैं ओवरव्यू एंड पे दे देती हूँ। सो लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस जो है ये LDH1 इज रेस्ड इन आपके पास इन हार्ट डिजीजेस। सो आपके पास अगर इनका लेवल हाई हो जाए तो हमें पता चल जाता है अच्छा जी आपकी बॉडी में ये बीमारियां हो गई हुई हैं, ये आप इस कमी का शिकार हो, ठीक है। अमीनुर रहमान साहब की क्या रिपीट करूं बेटा, आपने ये भी तो बताया करें कि मैं क्या रिपीट करूं। रिपीट में कर देती हूँ पर क्या। अगली चीज है एज ड्रग्स, इनको मेडिसिन में हम यूज करते हैं। थ्रोम्बिन को हम यूज करते हैं टू स्टॉप ब्लीडिंग। हमारे अगर हमें कट लग जाए कहीं पे तो वहां से खून निकलता है ना, असल में तो हमारी बॉडी में थ्रोम्बिन प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन होता है, वो से थ्रोम्बिन एक्टिवेट होता है, फिर क्लॉट बनता है हमारे ऊपर, वो जो जख्म ब्राउन कलर का डार्क ब्राउन कलर का बन जाता है जिससे हमारी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। सो कभी कभी वो नहीं होता तो फिर हम आर्टिफिशियल मेडिसिन के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। देन मेनी एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, फॉर एग्जाम्पल एस्पार्जिनेज, ये आपके पास ब्लड कैंसर को ट्रीट करने में बहुत यूजफुल है। जिस तरह आप कहते हो कि अगर डेंगू फीवर हो तो आप सिट्रस फ्रूट खाओ तो वो अच्छे होते हैं, सो इसी तरह नेचुरल ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, बट वी हैव टू फिगर इट आउट, ठीक है जी। अमीनुर रहमान क्या रिपीट करना है मुझे जल्दी से बताओ, उतनी देर में शिजा को जवाब दे देती। शिजा हमने ये पढ़ा है एंजाइम प्रोटीन इन नेचर होते हैं, एंजाइम रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक, ठीक है। लाइक आपके पास लिपिड्स के लिए लाइपेज है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेज है, ठीक है। इसी तरह आपके पास प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेस है। देन हमने बात की है कि ये 10⁻20 टाइम्स रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। देन हमने बात की है कि इनकी 6 क्लासेस होती हैं जिसमें ऑक्सीडोरेक्टेज है, ट्रांसफरेज है, आइसोमरेज है, लाइगेज है, लाइएज है, और हमारे पास एक और एंजाइम है जो मेरे से स्किप हो रहा है, हाइड्रोलेज है, ठीक है। ये 6 क्लासेस साइंटिस्ट ने हमें यहाँ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने दी हैं। और देन मैंने ये बताया कि किसी भी एंजाइम में एक एक्टिव साइट होती है जहां पे आके आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, ठीक है। और को फैक्टर के बारे में बताया है कि को फैक्टर हमें कभी कभी एक एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए होती है एंजाइम्स को काम करने के लिए, उस एक्स्ट्रा हेल्प को हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। ये को फैक्टर कोई मेटल भी हो सकता है, ये को फैक्टर कोई विटामिन भी हो सकता है, ठीक है। अमीनुर रहमान आपने मुझे बताया नहीं अभी तक, बेटा जल्दी से बताओ ताकि मैं आपको आंसर करूं। देन अगला हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंजाइम फैक्टर इन्फेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब देखो इसको करने से पहले एंजाइम कंसंट्रेशन, ये आपके पास एंजाइम है एक, ठीक है, ये इसकी एक्टिव साइट है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल आया, 2 मॉलिक्यूल आया, 3 आया, 3 आया, ये मॉलिक्यूल्स आके बाइंड हो गए। क्या ये अब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स बाइंड करके रिएक्शन करवा जाएगा? फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल यहाँ के अटैच होते हैं, बट ये तो एक्टिव साइट नहीं है, यहाँ पे तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो सिर्फ एक्टिव साइट पे होना है। सो जब आपके पास एक्टिव साइट फिल हो जाती है तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो जाता है, फिर वो इंक्रीज नहीं करता। अमूमन ये होता है कि जितना एंजाइम होगा उतना ज़्यादा रिएक्शन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, लेकिन जब उसकी एक्टिव साइट कवर हो जाती है तो रिएक्शन बिकम कांस्टेंट, फिर वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एंजाइम कंसंट्रेशन या एंजाइम सैचुरेशन, कि पूरा का पूरा एंजाइम भर गया है। So the rate of enzymatic reaction is directly proportional to the concentration of substrate. The rate of reaction is also directly proportional to the square root of the concentration of enzymes. दो ये enzymes से बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज होता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक्टिव साइट ही नहीं है तो फिर रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। अमीनुर रहमान आई एम वेटिंग फॉर यू, क्या चीज़ रिपीट करनी है? बार बार बोल रही हूँ ताकि क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये रिपीट कर सकूँ। टेम्परेचर आम एग्जाम्पल है, आपको बुखार होता है, अब खाना पीना छोड़ देते हो, क्यों? आपको भूख नहीं लगती है और नॉर्मली आप मतलब सिस्टम हिल जाता है, नॉर्मल रूटीन से हिल जाता है। क्यों हिलता है नॉर्मल रूटीन से? वो इसलिए हिलता है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। जितने भी एंजाइम्स हैं ये बड़े टेम्परेचर स्पेसिफिक है। लाइक हमारी बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे बॉडी के एंजाइम्स इसी
इसी टेम्परेचर पे एक्ट करेंगे। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाए, लाइक हमें बुखार हो जाता है, हमें भूख लगना बंद हो जाती है क्योंकि एंजाइम्स ही काम नहीं कर रहे, सो उस टाइम हमारा जो एंजाइम है वो डी नेचर हो जाता है, उसके बॉन्ड टूटना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, आप इसको हीट करोगे तो ये टूटना शुरू हो जाएगा ना प्लास्टिक। कुछ भी नहीं होना था हमारा, सीधा आपने एंजाइम का चैप्टर बड़ी दफा लिया है, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, क्या हो गया आपको? तो कहना चाहिए मैडम ये तो आप छोड़े, मैं समझाती हूँ सबको एंजाइम्स क्या होते हैं। कैसी बातें करती हैं शिजा आप, कभी कभी इतनी अच्छी बच्ची हो के ऐसी बातें करती हैं कि मैं रिकॉर्डिंग में देख लूँगी। अब मुझे ये बताओ कि इंसान को तो आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह पता होगा। अच्छा मैं बात करती हूँ टेम्परेचर की, इसको गर्म करो, ये टूटना शुरू हो जाएगा ना। बॉन्ड्स भी ऐसे ही होते हैं, एंजाइम्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं और इसको हम बोलते हैं डीनेचरेशन। ठीक है, सो वो टेम्परेचर जहाँ पे आपका एंजाइम मैक्सिमम एक्टिविटी करेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा, उसको आप बोलते हो ऑप्टिमम टेम्परेचर। द टेम्परेचर एट विच एन एंजाइम रिएक्शन अकर द फास्टेस्ट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो पहले जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, आपकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एक टाइम आएगा जब वो मैक्सिमम हो जाएगी। इस टेम्परेचर को हम बोलेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। अब फिर आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, अब वो बॉन्ड टूट जाएंगे। जब बॉन्ड टूटेंगे तो आपका एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, तो उसकी एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो इसलिए कभी कभी ये होता है कि जब किसी को बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होता है सो उसकी डेथ हो जाती है। वो क्यों डेथ होती है, क्योंकि उसके एंजाइम्स नहीं काम कर पाते। जब वो एंजाइम डी नेचर होते हैं, आपकी बॉडी का आपका नॉर्मल मेटाबॉलिज्म रुक जाती है, इसलिए हाई फीवर के बाद डेथ हो जाती है। ठीक है, और मोस्टली ये 106 से अबव होता है जिस केसेस में डेथ होती है। ठीक है, बात अब समझ आ गया कि टेम्परेचर क्यों बड़ा इंपॉर्टेंट है मेंटेन रखना बॉडी का। देन पीएच भी इसी तरह से काम करती है। एक ऑप्टिमम पीएच होती है जिसके ऊपर ये मैक्सिमम काम करता है, और हर एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच अलग है। हमारा जो स्टमक है ना, मैदा, इसकी जो पीएच है वो है एसिडिक, यानी कि 7 से कम है। अगर 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 हमारे जो मैदे की पीएच है वो बेसिक कर दी जाए, यानी कि 7 से अबव कर दी जाए, 9-10 कर दी जाए, तो यहाँ के एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। इसी तरह जो हमारी इंटेस्टाइन है, स्टमक के बाद आती है इंटेस्टाइन, उसकी पीएच है 7 से अबव। अब आप उसकी पीएच आके चेंज कर दो, आप उसको एसिडिक कर दो, तो फिर वहाँ के एंजाइम्स काम करना बंद कर देंगे। सो दे आर वेरी स्पेसिफिक टू पीएच, वेरी स्पेसिफिक टू टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मेलिटी अकर हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, देन अदर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं आपके एक्टिवेटर्स या आपके इनहिबिटर्स। तो एक्टिवेटर वो होते हैं जो आपके, जिस तरह अभी हमने बात की एपो एंजाइम्स और होलो एंजाइम्स की, कि उनको को फैक्टर चाहिए होता है। वो को फैक्टर आपके आयोन्स की सूरत में भी हो सकता है। सो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि हम एंजाइम काम नहीं कर रहा, हमने से कहा चलो काम करवाओ तुम जाके, ये चीज़ होती है एक्टिवेटर। एक वो होता है जो रिएक्शन को रोक देते हैं, जिस तरह आपके पास हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर क्या होगा, एंजाइम को खत्म कर देगा, ये इनहिबिटर है, उसको रोकने वाला है। इसके अलावा इनहिबिटर है आपके पास गैमा रेज एंड एक्स रेज, जो कि एंजाइम्स को तबाह कर देती हैं, उनके स्ट्रक्चर को तोड़ देती हैं। सो द एंजाइम एक्शन इज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन substances, activator या फिर inhibitor. So the combination of coenzyme and apoenzyme is there. Activators are the organic substances which increase the enzyme activity. For example, मैंने शुरू में भी कहा था मैग्नीशियम आयन होते हैं, जिंक आयन होते हैं, इससे सर्टेन टाइप ऑफ वाइटामिन होते हैं। ठीक है फैजान, मेरा ख्याल है आपको आंसर मिल गया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है ना। थैंक यू शिजा। देन रेडिएशन है। रेडिएशंस अभी बात की है कि आपकी जैसा एक्सरेज है, गैमा रेज है, ये क्या करती हैं, स्ट्रक्चर को तोड़ना शुरू कर देती हैं। सो रेडिएशन में आपके पास आ जाता है यूवी लाइट आ जाती है, बीटा रेज, गैमा रेज, एक्स रेज, सारी की सारी तबाह करने वाली हैं हमारी बॉडी को। ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड्स को तोड़ देती हैं और तबाह कर देती हैं। ठीक है, सो ये हार्मफुल है। एक्सरे मैं पता नहीं कितना कहती है, एक्सरे कभी मत करवाओ प्लीज, शौकिया एक्सरे नहीं करवाने आपने। चले जी, अब आंसर देखते हैं कौन कहां तक आंसर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन्स। ऑल प्रोटीन्स की बात हुई है, ऑल प्रोटीन का स्ट्रक्चर याद करो अमाइनो एसिड का, तो आपको पता लगेगा एक ऐसा फैक्टर है जो कि हर अमाइनो एसिड या हर प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं होता है।
जल्दी से आंसर दीजिए, इसका क्या आंसर है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। अगर आपको स्ट्रक्चर याद है ना फिर तो आपको आसानी से याद है। फैजान पूछे एक्सरे क्यों नहीं करवाने चाहिए। वैसे नॉर्मली आपका जब एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है, सो उस टाइम में वो बड़ी एहतियाती तदाबीर लेते हैं तब जाके एक्सरे करते हैं। दूसरा ये कि जो एक्सरे होता है, चूंकि ये बड़ी हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं, ये जब आपके मॉलिक्यूल्स के साथ टकराती हैं आपके मॉलिक्यूल्स को तोड़ने की ताकत रखती हैं, इसलिए जो एंजाइम्स हैं वो आसानी से टूट सकते हैं अगर आप बार बार एक्सरे करवाओगे। ठीक है, शिजा ने कहा जी डी, बिल्कुल ठीक जवाब दिया शिजा ने। कुछ लोग तो सिर्फ बातें करते हैं, कुछ लोग आंसर देने आते हैं। बिल्कुल ठीक जवाब है जी शिजा, आपने आंसर बिल्कुल ठीक दिया, क्योंकि जो अगर आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, एक साइड पे आर है, एक साइड पे एच है, एक साइड पे सी डबल बॉन्ड ओ एच है, एक साइड पे NH2 है। तो सल्फर सारी की सारी प्रोटीन्स में प्रेजेंट नहीं होता, कुछ प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स। फैट्स के लिए कौन सा एंजाइम स्पेसिफिक होगा। जी ठीक है जी, फैजान ने भी आंसर दे दिया, सल्फर ठीक हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दें कि हमारे पास लिपिड्स के लिए कौन सा एंजाइम होता है। बाकी लोग कहाँ गए, सो गए हो, क्या हुआ, इंटरनेट इशू हो रहा है आप लोगों की तरफ भी। जागिए और जल्दी से आंसर दें कि क्या आंसर है इसका। लिपिड्स के लिए क्या यूज होता है या फैट्स के लिए क्या यूज होता है, वो होते हैं हमारे पास लाइपेजेस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन लिपिड्स। ठीक है, लेक्चर करते हैं यहीं पे खत्म। और आंसर तो हमें शिजा ने दिया था खैर, और शिजा ही हमें आंसर करती हैं, अच्छी बच्ची हमारी। जल्दी से रैप अप कर लेते हैं इसको। यानी कि आज हमने एंजाइम पढ़े जो कि रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यूज नहीं होते हैं, रिएक्शन रेट को बहुत बढ़ा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन की, हमने इसकी टाइप्स देखी, हमने फैक्टर्स देखे जो कि इसको इफेक्ट कर लेते हैं, जिसमें 2 फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, टेम्परेचर एंड pH। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।